फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 इयर्स की एज में इनका सिलेक्शन हुआ है। ही इज विनर ऑफ द कौन बनेगा करोड़पति 2025। 50 लाख जीत लिया आपने। What was the motivation behind participating in KBC? सर एक्चुअली केबीसी में जाना मेरे फादर साहब का ड्रीम था। नेक्स्ट आईएएस की जो जर्नी, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन कि नहीं नेक्स्ट आईएएस में पढ़ना, कहीं और से भी पढ़ सकते थे? मैं पहले दिन आया तो आरसी सिन्हा सर की क्लास थी। पहले दिन आपका सर ब्रीफिंग सेशन था और उस क्लास के बाद मैंने सोचा कि अब यहीं आना है। नेक्स्ट आईएएस के जो नोट्स थे, अगर कोई इंसान उनको एटलीस्ट उनसे बाहर ना जाए और उन्हें ही पढ़े, लेकिन इतना पढ़े कि उससे कोई गलती ना हो, तो सर प्रीलिम्स आराम से इंसान क्रैक कर सकते। यू कम फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स को सीसेट एक ना चैलेंजिंग लगता है। आपने उसकी स्ट्रेटजी क्या रखी? हम में से किसी को लगता है कि हमारा सीसेट वीक है, तो आप उसे बिल्कुल शुरुआत से स्टडी कीजिए। इस पूरे एग्जाम में एक चीज़ है, हम पढ़ भी लेंगे, हम स्ट्रेटेजाइज भी कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ जो है जिससे हम शायद कई बार मात खा जाते हैं वो होता है सेल्फ बिलीफ। इसलिए इस पूरे एग्जाम में हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा शायद नहीं होगा, आपको हर मोमेंट पे ये सोचना है कि मेरा ही होगा। चढ़े हिमालय की चोटी पर, आगे और चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है। So you always look for the highest position है। Congratulations Vikas. Thank you. So we have Vikas Singh Pawar. He has secured All India rank 159 in Civil Services 2025. It was his first attempt. और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 इयर्स की एज में इनका सिलेक्शन हुआ है। एंड अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी, ही इज विनर ऑफ द कौन बनेगा करोड़पति 2025। तो आप विकास यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप जब कौन बनेगा करोड़पति में गए तो वहाँ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के बैकग्राउंड का क्या फ़ायदा मिला? सर जब मैं केबीसी के मंच पे गया तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत मल्टीफेरियस क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग फील्ड से क्वेश्चंस आते हैं। तो बिकॉज उस वक्त मैं मेंस लिख चुका था और तब मैं वहाँ गया था। खैर वहाँ मैंने ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन मैंने उस चीज़ का नॉलेज जो है वो बहुत यूज़ किया। तो जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस वहाँ आए और जो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस आए वो मुझे ईजिली मैं आई सेल थ्रू देम, क्योंकि मैंने पूरा जो अपना सेल थ्रू मतलब केक वॉक टाइप। बहुत से क्वेश्चन सर लाइक मैं जब 5 लाख तक पहुंचा तो मेरी एक भी लाइफलाइन यूज़ नहीं थी 10 क्वेश्चन। तो वो इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छे से यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले से कर चुका था, तो काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें जो उन्होंने मुझसे पूछी वो मुझे बहुत इजी लगी, तो मतलब मैं उन्हें इजीली सॉल्व कर पाया। एंड सर जो 50 लाख का क्वेश्चन था वो एक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन था। तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में हिस्ट्री पढ़ी है, तो वो पूरा लॉजिक्स और पूरे एलिमिनेशन से मैं उसको सॉल्व कर पाया। एंड व्हाट वाज मोटिवेशन बिहाइंड पार्टिसिपेटिंग इन केबीसी? क्योंकि आप तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अचानक केबीसी में कैसे पहुंच गए? सर एक्चुअली केबीसी में जाना मेरे फादर साहब का ड्रीम था। लाइक ही वाज ट्राइंग फॉर द पास्ट 15 ईयर्स, बट उन्होंने इस बार मेरे नंबर से ट्राई किया था। आई वाज तो डूइंग माय प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स, बट वो डेस्टिनी ऐसी थी कि कॉल मुझे आ गया। एंड देन मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू गिव अ ट्राई एट दिस। एंड उसके बाद मैंने उसमें ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके जवाब दिए। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे ग्राउंड ऑडिशंस के लिए मुंबई बुलाया। तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे सर एक जीके टेस्ट हुआ, उसको सॉल्व किया। उसके बाद उससे सिलेक्ट होकर एक पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट था, उसको सॉल्व किया। फिर वापस दिल्ली आया, तो फिर मुझे उनका कॉल आया कि आप अब फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट के लिए आइए। और तो सर मैं वैसे वहाँ पहुँचा। कितने अटेम्प्ट मिले आपको फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट में? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुआ या? नहीं सर, मेरे चौथे बार में हुआ। जो सेकंड एपिसोड था तो 3 बार मैं नहीं कर पाया, कई बार वक्त की कमी हो गई, कई बार गलत सीक्वेंस मैंने डाल दी। और प्रीलिम्स तो फर्स्ट टाइम में कर गए। यस सर। और फाइनल भी आईएएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो केबीसी से तो आसान है ना आईएएस? नो सर, वो तो सर एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। जस्ट ऑन लाइटर नोट। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। और ये हिमाचल प्रदेश से आते हैं और शिमला से भी बहुत आगे इनका इंटीरियर में गांव है, छोटी जगह से आते हैं। काफ़ी स्ट्रगल करके इनिशियल स्टेज में पढ़ाई की। इनके फादर प्रिंसिपल हैं और वो इनका इंस्पिरेशन रहे। अभी ये हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, PSIR। अभी मास्टर्स कर रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 ईयर की एज में इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक किया है। नेक्स्ट आईएएस में 100% स्कॉलरशिप से इन्होंने GS फाउंडेशन कोर्स किया। तो ये नेक्स्ट आईएएस की जो जर्नी, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन कि नहीं नेक्स्ट आईएएस में पढ़ना, कहीं और से भी पढ़ सकते थे?
सर मैं सच कहूँ तो पहले जब 2023 की मैं बात करूँ तो मुझे यूपीएससी की कोचिंग नहीं करनी थी। मुझे लगता था मैं खुद ही पूरी प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ। लेकिन मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि नेक्स्ट आईएएस का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है तो उसको हम दे सकते हैं अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। तो उसका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया था, तो हमने उसके लिए रजिस्टर किया और एग्जाम देने चले गए। और इंसिडेंटली सर मुझे उसमें 100% स्कॉलरशिप मिल गई। फिर मैंने सोचा कि अब 100% स्कॉलरशिप मिल रही है तो व्हाई नॉट टू जॉइन द कोचिंग। और फिर मैं पहले दिन आया तो आरसी सिन्हा सर की क्लास थी। पहले दिन आपका सर ब्रीफिंग सेशन था और 9 जनवरी को पहली क्लास थी आरसी सिन्हा सर की, 9 जनवरी 2024। और उस क्लास के बाद मैंने सोचा कि अब यहीं आना है। तो फिर मैं उसके बाद सर बहुत कंसिस्टेंटली आया और मुझे लगता है कि सर मेरी सक्सेस में सर नेक्स्ट आईएएस का सबसे फंडामेंटल रोल है, क्योंकि जो मुझे डायरेक्शन मिली, जो कंसोलिडेटेड नोट्स मिले और जो टीचर्स मिले सर, मतलब और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सर नेक्स्ट आईएएस के जो नोट्स थे, अगर कोई इंसान उनको एटलीस्ट उनसे बाहर ना जाए और उन्हें ही पढ़े, लेकिन इतना पढ़े कि उससे कोई गलती ना हो, तो सर प्रीलिम्स आराम से इंसान क्रैक कर सकता है। सर स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी समस्या होती है सेल्फ डिसिप्लिन। यस सर। घर में जब पढ़ाई करते हैं, क्लास में तो चलो ठीक है 3 घंटे आप और डिसिप्लिन पढ़ लोगे, बट व्हेन यू गो बैक टू योर रूम, हाउ टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन एट सेल्फ स्टडी रूटीन, 24 आवर्स की रूटीन, कितने घंटे पढ़ाई में देना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, प्रीलिम्स को पहले पढ़ें या मेंस को पढ़ें या इंटीग्रेट करें, मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच? यस सर। सर मेरी अप्रोच थोड़ी एक टेक्स्ट बुक तरीके से थोड़ी अलग थी, क्योंकि आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन एक टाइम पे जब कोचिंग भी कर रहा था एंड मास्टर्स भी साथ में चल रही थी, तो मुझे दोनों को बैलेंस करके चलना होता था। तो मुझे लगता था कि टाइम थोड़ा मेरे पास कम है, तो उसमें जितना मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ और अपने इंटेंसिटी को बढ़ा सकता हूँ, तो मैं ऐसे टारगेट करता था। तो सर मुझे लगता है कि एक चीज़ जो खास तौर पर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या सेकेंड टाइमर्स हैं उनके लिए है कि आमतौर पर हम पूरे साल भर मेंस की प्रिपरेशन करते हैं और फिर जब प्रीलिम्स का टाइम आता है 3-4 महीने, तब हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है सर ऐसे इस स्ट्रैटेजी से कई बार प्रीलिम्स क्रैक नहीं होता है, क्योंकि वो एक बैरियर है, आप उसको क्रैक करेंगे तभी आप मेंस लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता था सर कि पूरे अक्रॉस द प्रिपरेशन शुरुआत से मैंने प्रीलिम्स को भी अपने दिमाग में रखकर चला हूँ। तो ऐसा नहीं कि जब मैं किताबें पढ़ रहा हूँ तो मैं फैक्ट्स याद नहीं कर रहा, तो मैं फैक्ट्स भी याद कर रहा हूँ। और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सर मैंने मतलब प्रिपरेशन की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया पहले से। एग्जैक्टली सर। और प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग हो गई आपकी। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप असली में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे जनवरी से या फरवरी से, तब तक आपके कम से कम 2 बार पीवाईक्यूज का रिवीजन हो जाना चाहिए। वेरी गुड। और वो इस तरीके से सर, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर मैं पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ रहा हूँ लक्ष्मीकांत से या सर के नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज देख लीजिए उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, और फिर देखिए आप कितने सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप फिर से रिविजिट करिए अपने नोट्स को या अपने सोर्स बुक को कि क्या ये क्वेश्चन यहीं से आया है, और अगर आया तो मैंने इसे सही क्यों नहीं किया, तो आप फिर उसको फिर से लर्न करिए। तो ऐसे सेक्शन में अगर आप ब्रेक डाउन करिए सिलेबस को और फिर उसके पीवाईक्यूज के साथ उसके नोट्स को स्टडी कीजिए, सर वो एक स्ट्रैटेजी मुझे लगता है बहुत काम आएगी। वेरी गुड। और आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा। आई होप दी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो दे विल फाइंड इट यूजफुल। अभी जैसे प्रीलिम्स के लिए रफली 60-70 डेज का टाइम बचा हुआ है। yes, लास्ट के 60-70 डेज में क्या सजेशन दोगे आप स्टूडेंट्स को जो इस बार प्रीलिम्स लिख रहे हैं 2026 का, कि आप ये करो जो बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है? सर मेरी एक ही जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और शायद मेरा प्रीलिम्स का स्कोर भी अच्छा ही है, आई वुड से सर कि प्रीलिम्स में स्टैटिक पे अगर आपकी कमांड है तो फिर रोकने से मतलब एग्जाम आपका नहीं रुकेगा, फिर नहीं रुकेगा। क्योंकि मैंने एग्जाम को स्टडी किया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हम करंट की बात करते हैं सर, करंट में सर यूपीएससी में वो क्वेश्चंस आते हैं जो आमतौर पर भी अगर आप एक अवेयर एस्पिरेंट हो आपको पता ही होगा, वो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा ही होगा। ऐसा करंट नहीं आएगा जो एक्सेप्शनल होगा, जो आपने शायद पढ़ा ही ना हो, और अगर नहीं आएगा तो उससे कट ऑफ डिसाइड भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जो 4 पिलर्स हैं, अगर आप इन पर कन्विक्शन बेस्ड कमांड अगर आप रख सकते हो कि मैंने जो आंसर किया है वो सही है, तो आप एक्स्ट्रा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे जिसमें आपको नहीं आता, तो वो रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर जैसे ज्योग्राफी के इस बार एक क्वेश्चन आया था सर, शायद
एंडीज माउंटेन का वो आया था कि इनमें कौन कौन सी कंट्रीज में है। अभी सर ये ऐसा क्वेश्चन है कि हम सोच सकते हैं कि इस कंट्री में भी शायद होगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स, तो आप फिर वो कन्विक्शन ला सकते हो कि नहीं मैंने जो सॉल्व किया वो सही ही होगा। तो मुझे लगता है सर गहराई से पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने जो सवाल की बात की, क्योंकि जो कंट्रीज के नाम दिए उन्होंने वो बहुत ही क्लोज थे, उसमें इक्वाडोर था, पैराग्वे था। हाँ। सर इसमें एक चीज है कि कन्विक्शन तब आएगा जब वो कंठस्थ होंगी चीजें, और वो तब होगा जब आप मल्टीपल रिविजन्स कर चुके हैं। मल्टीपल सर जैसे अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में इस बार शायद 19 या इतने क्वेश्चन आमतौर पे होते ही हैं। आप सोचिए सर अगर 19 में से आप 18 या 17 सही कर सकते हैं तो आपके 35 नंबर एक सब्जेक्ट से आ गए, 35 नंबर आप एक से ला रहे हैं। अब आपको अगर हम मान के चलें कि 90 इज द कट ऑफ, तो सर 55 मार्क्स लाने हैं आपको सिर्फ बाकी सारे सिलेबस से। तो कुछ जो स्टैटिक के सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है जिसमें सिलेबस बदलेगा नहीं, हिस्ट्री वही रहेगी, पॉलिटी भी वही रहेगा, ज्योग्राफी वही रहेगी। तो उन चीजों पर अगर आप एक बहुत ही कमांड आप ग्रैस्प कर लें तो सर वी कैन इजीली सेल थ्रू द एग्जाम। करंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए। अब करंट में क्वेश्चन आया था ब्रिक्स समिट पे आया था, तो सर ब्रिक्स समिट एक बहुत नीश टॉपिक नहीं है, वो न्यूज़पेपर में कवर हुआ ही है। करेक्ट। तो वो इन जनरल भी आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ के आप उसको करेंगे सॉल्व। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत थोड़े एक्सेप्शनल होंगे, लेकिन वो सॉल्व करना जरूरी नहीं है, उससे आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। लेकिन जो स्टैटिक का है, जो आपके पास आपकी किताबें हैं, अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो सर वो हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लाना तो बड़ा मुश्किल है, रैंक लाना इज डिफिकल्ट, बट आपने वो प्रूव किया। वन मोर पॉइंट, यू कम फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, और ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स को सीसेट एक ना चैलेंजिंग लगता है। आपने उसकी स्ट्रैटेजी क्या रखी? सर सीसेट लाइक मैंने अपने +1 तक मैथ्स पढ़ा था, तो मेरा एप्टीट्यूड खास तौर पर ठीक था। मतलब पर्सनली स्पीकिंग मेरा मेंटल एप्टीट्यूड और जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे मुझे वो ऐसे खुद ही पसंद आते थे, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था। बट ये देखते हुए कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनका सीसेट नहीं हुआ और जीएस में दे हैव अ गुड स्कोर, मुझे लगता है सर इसको किसी भी हालत में आप इग्नोर ना करिए कि मैं एंड के 2 महीने में सीसेट करूंगा या अगले एंड के 3 महीने में। अगर हम में से किसी को लगता है कि हमारा सीसेट वीक है, तो आप उसे बिल्कुल शुरुआत से स्टडी कीजिए, चाहे आप आधे घंटे दे रहे हैं, चाहे आप थोड़े कैलकुलेशंस कर लीजिए, लेकिन कम से कम आप 6 महीने पहले से, प्रीलिम्स के 6 महीने पहले से आप उसे करिए। क्योंकि आप कितना भी स्टैटिक पढ़ लीजिए जीएस का, जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो उस पूरी नॉलेज का कोई उसका औचित्य ही नहीं है। तो सर आई थिंक पहले से हम उसको स्टार्ट करें, और उसमें भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए कि नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करेंगे तो सर वो डेफिनेटली हो जाएगा। वेरी गुड। इंटरव्यू में कोई सवाल आपसे ऐसा पूछा गया जो कौन बढ़ेगा करोड़पति का कोई डिस्कशन आया हो, या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वहां पर? यस सर इंटरव्यू में मेरे साथ जो एक बिल्कुल बगल में पैनलिस्ट सर बैठे थे, वो शायद एक बैंकर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कौन बनेगा करोड़पति में गए थे, कब गए थे, और ये आपने डैफ में लिखा था? यस सर मैंने अपने डैफ में लिखा था कि पार्टिसिपेटेड इन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17। तो उनको काफी क्यूरियोसिटी हुई, तो उन्हें लगा कि हाँ बताइए एक्सपीरियंस कैसा था आपका अमिताभ बच्चन सर के साथ। तो मैंने वो बताया, और मतलब जो चेयरमैन सर थे वो भी थोड़े इम्प्रेस मुझे लगे, तो वो था। फिर उन्होंने पूछा कि आप इसका होपफुली अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये करेंगे तो सर वो बात आई थी। Very good. And this was the discussion with Mr. Vikas Singh Pawar. He has secured All India rank 159 and in first attempt. तो विकास, any last moment message for students कि आप कुछ सजेशन देना चाहो कोई? सर मैं एक स्ट्रैटेजिक लेसन नहीं देना चाहूँगा, मैं एक से फिलोसॉफिकल चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस पूरे एग्जाम में एक चीज़ है, हम पढ़ भी लेंगे, हम स्ट्रैटेजाइज भी कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ जो है जिससे हम शायद कई बार मात खा जाते हैं वो होता है सेल्फ बिलीफ। इसलिए इस पूरे एग्जाम में हमें ये नहीं सोचना है कि हमारा शायद नहीं होगा, आपको हर मोमेंट पे ये सोचना है कि मेरा ही होगा। वो मैनिफेस्टेशन सर, मतलब आपको दिन रात मन में यही चीज चलानी है कि मेरा होगा, और ये मतलब आपको चारों तरफ से अपने आप को एग्जाम के वाइब से ही सराउंड करना है, वो बार बार उसे मैनिफेस्ट करना है कि यस मैं करूंगा इस एग्जाम को, मेरा होगा। वो चीज अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो हर दिन इंस्पायर्ड रहेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट? सर नेक्स्ट इज द नेक्स्ट अटेम्प्ट
तो इस बार I will hopefully UPSC has given one more chance. one more chance है sir and the final chance hopefully I'll make it. तो इनकी 159 रैंक है. अब इनका ड्रीम है कि एक सिंगल डिजिट रैंक आनी चाहिए, फॉर विच ही इंस्पायर्स टू वर्क. एंड दिस इज लाइक चढ़े हिमालय की चोटी पर, आगे और चढ़ना है, फिर उसी हिमालय की चोटी पर एक नया हिमालय गढ़ना है. सो यू ऑलवेज लुक फॉर द हाईएस्ट पोजीशन है. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर होल फैमिली, टू योर फादर एंड मदर, और आपके माता पिताजी को प्रणाम. एंड वंस अगेन Thank you. वेल डन. Thank you sir.